हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम जयपुर। और गाइस आप अपना हमारा नेक्स्ट वीडियो डेट इज हीमोस्टेसिस। गाइस हीमोस्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं यार, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि पढ़ते कैसे है चीज़ों को, ठीक है ना। मतलब मैं हर वीडियो में इतना नहीं ज़्यादा बता पाता, लेकिन देखो ना क्या होता है ना, कभी भी ना फिजियोलॉजी को पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है यार, चीज़ों को लिखो मत, फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ। क्या होता है मतलब पूरा पढ़ने का तरीका समझ में आएगा कि यार एक हीमोस्टेसिस को बंदा कितना इजी कर सकता है, ठीक है ना। तो आप एक आर्ट देखोगे, आर्ट ऑफ टीचिंग बाय आशीष, ठीक है। तो यार देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो अपने थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा कर लिया, अब हीमोस्टेसिस करेंगे, ठीक है। ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये अपने चल रहे थे, और इसके बाद अपन देखेंगे क्या क्या बचता है, ठीक है ना। और ये प्लेटलेट्स वाला जो टॉपिक है ना, यहाँ से जो चल रहे वाला प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग, एरिथ्रोब्लास्टोसिस विटालिस, इसके बाद जो प्लेटलेट्स की बात की, अब से जो वीडियो आएगी ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे वीडियो में आपका फोकस चाहिएगा मेरे को, और ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। ओरिएंटेशन की बात करें तो यार चल क्या रहा है, कुछ लोग जो नए हैं उनको बता दूं कि अपन ने लास्ट वीडियो में देखा कि प्लेटलेट्स के क्या फंक्शन होते हैं, याद है किसी को? चलो बताना स्टार्ट करो। पहला फंक्शन हीमोस्टेसिस, दूसरा ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, तीसरा क्लॉट रिट्रैक्शन। कुछ लोग कह रही है तीनों चीज़ें एक ही तो होती है। सुनो सुनो मेरी बात। चौथा है, मेरी पहले बात सुन लो, ठीक है ना। ये तीन फंक्शन, फोर्थ क्या था, और फिफ्थ मुझे याद आ रहा है क्या था, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। फोर्थ क्या था रे, मैं भूल गया, एक मिनट। हाँ, फेगोसाइटिक फंक्शन, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा इतना, ठीक है। अब अपन देखेंगे हीमोस्टेसिस, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें कनेक्टेड ही होती है, इनके बीच में क्या डिफरेंस रहता है मैं अभी आपको बताता हूँ। हीमोस्टेसिस, उसके बाद अपन पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग एंड क्लॉट रिट्रैक्शन अगली वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ क्लॉटिंग, ठीक है। फेगोसाइटिक फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ सेरोटोनिन, ठीक है, ये बता रखा है। तो अपन मेनली अब ये तीनों चीज़ें करेंगे, ये एक वीडियो में और ये अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो अपनी हीमोस्टेसिस के ऊपर। सो आप लोगों को ओरिएंटेशन मिल चुका है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यार हीमोस्टेसिस क्या होता है। हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस, हीमो मतलब ब्लड, स्टेसिस मतलब स्टॉपेज, ठीक है। कहने का मतलब यार इट इज अ स्पॉन्टेनियस अरेस्ट और प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग। भाई ब्लड कहीं से लीक हो रहा है या कहीं से रिलीज हो रहा है, ब्लीड हो रहा है, तो उसका अरेस्ट होना जरूरी है, वरना तो कितना ब्लड निकल जाएगा, तो वो ब्लीडिंग रुकना जरूरी है। तो स्पॉन्टेनियस अरेस्ट और प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग बाय फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस। देखो होता क्या यार, सुनो मेरी बात, कभी भी एक वॉल रप्चर होती है, ठीक है, कभी भी कोई भी मान लो वॉल रप्चर हुई, तो एक हीमोस्टेसिस का पूरा मैकेनिज्म चलता है, और इसके अंदर जैसे मेनली 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले यार होगा वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले होगा वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। भाई प्लेटलेट प्लग बनेगी, और ये जो प्लेटलेट प्लग है ना, ये एक्चुअली है टेम्पररी हीमोस्टैटिक प्लग, टेम्पररी हीमोस्टैटिक प्लग। आगे बस हमने इसके बाद देखो, पहले वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया कि भाई ब्लड ज्यादा से तो जाए नहीं, फिर एक प्लग बन गया जो टेम्पररी है, ठीक है। अब इस टेम्पररी प्लग को परमानेंट करना है, तो वो करेगा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। अब होगा अपना ब्लड क्लॉट, ब्लड कोएगुलेशन की वजह से ब्लड क्लॉट बनेगा, और उसके बाद लास्ट में अपना आ जाएगा ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू। आगे बस में तो ये मेनली 4 फेजेस के अंदर अपना हीमोस्टेसिस कंप्लीट होगा। चलो तो देखते हैं यार, सबसे पहले वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन से स्टार्ट करते हैं। भाई ये वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो यार कहीं भी अगर कोई डैमेज हुआ है, ठीक है ना, तो जो एंडोथेलियल सेल्स होती है, देखो आपको पता है ना, जैसे कैपिलरीज है, ठीक है, उसमें अपनी एंडोथेलियल सेल्स होती है, ठीक है। ये एंडोथेलियल सेल्स यार एक्चुअली, और इसके पास अपने मसल्स वसल्स सब कुछ है, स्मूथ मसल की लेयर चल रही है, ठीक है, कोलेजन है, सब कुछ रहता है। तो होता है क्या यार, एक लोकल मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, और जो नर्व रिफ्लेक्स होते हैं भाई, कुछ जैसे यहाँ से नर्व रिफ्लेक्स जाएंगे भाई, जैसे मान लो ये टिश्यू इंजर हो गया, ये इतना टिश्यू इंजर हो गया, तो यहाँ की जो पेन इंपल्सिस होती है भाई, पेन इंपल्सिस, नर्वस रिफ्लेक्सेस जो रहेंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पे कराएंगे अपना कॉन्स्ट्रिक्शन, मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, ठीक है। और साथ में इसमें अपने चल रहे प्लेटलेट्स, क्या चल रहे प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स क्या रिलीज करेंगे, सेरोटोनिन। मैंने आपको बताया था सेरोटोनिन क्या करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंस है, ठीक है, और कुछ और वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंस रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से ये नैरो हो जाएगी, और इसकी वजह से अपनी ब्लीडिंग कम होगी। तो ये था अपना वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन। सो आपको फर्स्ट फेज समझ में आ गया हीमोस्टेसिस का, कि भाई कुछ भी नहीं है यार, सीधा सीधा मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन होंगे, नर्वस रिफ्लेक्सेस की वजह से, पेन रिसेप्टर्स की वजह से, इंजर्ड टिश्यू की वजह से, और प्लेटलेट्स अपना काम कर ही रही है सेरोटोनिन रिलीज करके, ओके।
अब देखते हैं यार प्लेटलेट प्लग कैसे बनती है, ठीक है, समझो। देखो पहले मैं एक बार आपको यहाँ पे एक वेसल बना लेता हूँ जिससे आपको ईजी होगा चीज़ें समझना, ठीक है। तो लेट मी मेक अ वेसल। तो देखो यार यहाँ पे मैंने यार एक ब्लड वेसल बनाया है, ठीक है, कुछ नहीं है, ये अपना ब्लड वेसल है, ठीक है, ये इसके एंडोथेलियल सेल्स है और ये अपने न्यूक्लियस, ठीक है। इसके पीछे यार अपना कोलेजन लेयर स्मूथ मसल जो रहता है, और ये, और यहाँ पे मान लो डैमेज हुआ है, यहाँ पे अपना कैसे न कैसे करके अपना ये ब्लड वेसल है रप्चर हुई है। यार बेसिकली कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि रप्चर हुई है भाई, मतलब ब्लड वेसल रप्चर होती रहती है अपनी पूरी बॉडी के अंदर थ्रू आउट डे, और वो सील होती रहती है बाय प्लेटलेट प्लग, तो ये काम चलता रहता है, नॉट बाय ब्लड क्लॉट। समझ रहे हो मेरी बात को? जो छोटी छोटी ब्लड वेसल होती है ना, वो रप्चर होती रहती है, उसमें प्लेटलेट प्लग बनता रहता है। कोई ज़्यादा बड़ी वेसल हुई है तब ब्लड क्लॉट बनता है एक्चुअली, ठीक है। तो मान लो यार यहाँ पे अपना ये यहाँ रप्चर हुई है, ये वेसल अपनी छोटी सी, और यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। अब देखने वाली बात है यार कि प्रोसेस होता क्या है, क्या क्या चीज़ें चलने वाली है। देखो जैसे यार ये होता है तो सबसे पहले तो अपन को बनेगा, अब यही अपना सेकंड फेज है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी हीमोस्टैटिक प्लग, ठीक है। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एंडोथेलियल सेल्स के यहाँ पे है अपने ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, भाई एंडोथेलियल सेल्स पे लग रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा रप्चर हुई है तो एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुए, ठीक है ना। देखो इसलिए मैंने यहाँ लेयर नहीं बनाई, और यहाँ पे अपने यहाँ पे बहुत सारे वॉन विलिब्रेंट फैक्टर आसपास सराउंडिंग्स में यहाँ पे है इस रीजन के अंदर। अब क्या होता है, कोई भी प्लेटलेट आएगा और डायरेक्टली आकर के इस पर अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये अपना प्लेटलेट है और ये प्लेटलेट आकर के अटैच हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लेटलेट एडिशन। ये प्लेटलेट एडिशन यार वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की मदद से होगा। एक्सपोज्ड कोलेजन, आप समझ रहे हो, देखो अभी कोलेजन एक्सपोज्ड है, यहाँ पे कोई एंडोथेलियल सेल की लेयर नहीं है, तो एक्सपोज्ड कोलेजन की वजह से होगा। और ये एडिनेस कैल्शियम और एडीपी की मदद से भी मतलब एग्जागरेट होती है, समझ रहे हो, मतलब इट इज प्रमोटेड बाय कैल्शियम एंड एडीपी। तो सबसे पहला मैंने आपको बता दिया एडिशन, प्लेटलेट एडिशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया अपना प्लेटलेट एडिशन, तो ये हो गया एक्सपोज कोलेजन की वजह से फर्स्ट फेज। इसके बाद होता है यार अपना प्लेटलेट एक्टिवेशन, ठीक है। देखो प्लेटलेट एक्टिवेशन में क्या होता है, जैसे ही अगर कोई जैसे ही अपना ये प्लेटलेट अटैच हुआ तो सबसे पहले यार इसका शेप चेंज होगा और ये स्यूडोपोडिया अपना रिलीज करेगा, ठीक है। तो इसका कुछ शेप चेंज होगा और ये अपने स्यूडोपोडिया रिलीज करेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे चेंज कर रहा है अपना शेप, ठीक है, एक शेप चेंज करेगा। इसके बाद ही क्या करता है, बहुत सारे ग्रेन्यूल जो इसके अंदर है वो रिलीज करता है। मैंने आपको बताया था प्लेटलेट की इंट्रोडक्टरी वाली वीडियो, मैंने इसलिए कहा था कि कॉन्सेप्ट हमेशा काम आते हैं, ठीक है। तो अब ये इसके जो भी ग्रेन्यूल्स है इसको रिलीज करेगा। अरे मेरी पसंद में ग्रेन्यूल्स लाइक प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर सब रिलीज हो जाएंगे, ओके। और धीरे धीरे प्लेटलेट स्टिक होना शुरू होंगे, ठीक है, इस तरीके से अपने प्लेटलेट्स स्टिक होना शुरू हो गए। तो ये 2B
और ये 2C। समझ गए? तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, सेकंड प्रोसेस है प्लेटलेट एक्टिवेशन। ठीक है, तो ये अपना सेकंड प्रोसेस प्लेटलेट एक्टिवेशन, और ये पहला था अपना प्लेटलेट एडिशन। फिर आता है प्लेटलेट एग्रीगेशन, एडिशन, एक्टिवेशन एंड देन एग्रीगेशन। अब क्या होगा यार, यहाँ पे जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर बना है, अब यहाँ से यार बहुत सारे प्लेटलेट्स जा रहे हैं आसपास। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे प्लेटलेट्स जा रहे हैं। अब ये क्या करेगा, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर इनको धीरे धीरे एग्रीगेट करना शुरू करेगा। ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की वजह से प्लेटलेट का एग्रीगेशन जल्दी जल्दी होगा और बहुत सारे प्लेटलेट्स इस प्लग को बनाना स्टार्ट कर देंगे। मेरी आ रही है बात समझ में? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी चीजें। ये डायग्राम मैंने आप ही के लिए बनाया बहुत अच्छे से कि इससे मतलब आपको पूरा क्लियर हो जाए, और एक डायग्राम से आप चीजें याद कर लोगे तो धीरे धीरे अपनी प्लग बनती जा रही है। तो ठीक है, दो। तीसरा आएगा प्लेटलेट एग्रीगेशन, हो गया। अब चौथा अपना इसके अंदर आता है प्लेटलेट जो एग्रीगेशन हुआ है। देखो अब क्या हो रही है, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन हुआ है ना, तो इसके अंदर की जो प्लेटलेट्स है ना, इसको मैं जूम कर रहा हूँ एक बार के लिए। ठीक है, तो एक प्लेटलेट को मैंने पकड़ के जूम किया, लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया यहाँ पे, और ये अपना प्लेटलेट इस तरीके से कुछ है। समझ गए? अब क्या हो रहा है, इसके अंदर है यार अपना फॉस्फोलाइपेज सी। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन की वजह से होता है फॉस्फोलाइपेज सी का एक्टिवेशन। ये फॉस्फोलाइपेज सी क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज A2 को एक्टिवेट करता है। ये फॉस्फोलाइपेज A2 क्या करता है, ये मेम्ब्रेन, अब देखो ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स है। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स है। इन मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को ब्रेक करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा एरिकडोनिक एसिड में। कहीं में एरिकडोनिक एसिड। ठीक है, ये एरिकडोनिक एसिड फिर फर्दर कन्वर्ट होता है दो चीजों में, दैट इज थ्रोम्बोएक्सिन 2 और प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है, काफी आसान है, आप करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये एग्रीगेशन की वजह से हुआ फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट, इसकी वजह से A2 एक्टिवेट, इसकी वजह से एरिकडोनिक एसिड बना और वो कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बोएक्सिन A2 और प्रोस्टासाइक्लिन में। ये जो थ्रोम्बोएक्सिन A2 है ये क्या करता है, ये और ज्यादा प्लेटलेट का एग्रीगेशन कराता है। तो एक तरीके से आप मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म शुरू हो गया है। प्लेटलेट एग्रीगेशन लीड्स टू मोर प्लेटलेट एग्रीगेशन। पता है फिजियोलॉजी के अंदर आपसे सबसे अनोखा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बताओ कहाँ कहाँ होता है बॉडी के अंदर। बहुत अनोखा क्वेश्चन है, बहुत। ठीक है, मैं इसका आंसर अभी नहीं बता रहा, आप लोग खुद ढूंढ के लाना। 5 जगह पे होता है। एक एग्जांपल तो आप लोगों के दिमाग में आ ही गया होगा, एलएच सर्ज। और भी बहुत जगह होता है, बताओ, पार्चुरेशन। ठीक है, और 3 जगह, ये एक हो गया प्लेटलेट एग्रीगेशन, 2 और 3 मैंने बताया, आप 2 और बताओगे। कुछ लोग सोच रहे हैं आपको 2 नहीं आते, भाई मेरे को आते हैं। ठीक है ना, मुझे पता है मुझे आपको कितना बताना है और कब बताना है। ठीक है, तो देखो वरना जब मुझे नहीं आता तो मैं बात छेड़ता ही नहीं वीडियो के अंदर। और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। अगर आप लोग नहीं बताओगे ना तो आपको अगली वीडियो में या कभी आप बताना, कोशिश करना, फिर मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा और अच्छे से कि भाई ये 5 है कि अब 6 ना हो गए हो। जब मैंने पढ़ा था जब 2 साल पहले तो 5 फीडबैक ऐसे बताते थे, 5 पॉजिटिव फीडबैक्स होते हैं। ठीक है, तो थ्रोम्बोएक्सिन 2 क्या करेगा, ये प्लेटलेट एग्रीगेटिंग इफेक्ट में काम करेगा और अब ये और प्लेटलेट का एग्रीगेशन कराएगा। ठीक है, और इस वजह से एक टेम्परेरी हीमोस्टेटिक प्लग फाइनली बन जाएगी। ओके, और साथ में ये क्या करता है, ये प्लेटलेट से और कुछ रिलीज कराता है, दैट इज कॉल्ड 5HT। मैंने आपको बताया था 5HT एंड एपिनेफ्रिन। ये 5HT एंड एपिनेफ्रिन ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंस है और ये अब करेंगे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और ये जो दूसरा प्रोस्टासाइक्लिन बना ये करता है इसको इनहिबिट। आगे मेरी बात समझ में, ये इनहिबिट करेगा तभी तो सब चीजें नॉर्मल में रहेगी और थस प्रिवेंट, और ये इसकी वजह से थस प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये कह लो इसको प्लेटलेट एंटी एग्रीगेटिंग इफेक्ट शो करता है अपना प्रोस्टासाइक्लिन। और इस वजह से यार अपनी नॉर्मली ये जो है अपने ब्लड वेसल्स इनके अंदर क्लॉट नहीं बनते, अदरवाइज तो कितने सारे क्लॉट बन जाते, समझ लो। और क्लॉट बनते और मान लो कोई हार्ट की आर्टरी होती, कोरोनरी आर्टरी होती है ना, तो उसके अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाती तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। और ऐसा होता भी है, किसी किसी कंडीशंस में ब्लॉकेज हो जाती है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि भाई रफ एंडोथेलियल सरफेस है, एथेरोस्क्लेरोसिस, याद आ गया। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में एमआई क्यों होता है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस ये सब प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएंगे, क्लॉट्स बन जाएंगे कोरोनरी आर्टरी में। अगर वो ब्लॉक हो गए, ठीक है, या एम्बोलाई के फॉर्म में ही ब्लॉक हो गए तो इसकी वजह से हो सकता है एमआई, मायोकार्डियल इंफारेक्शन। और एमआई के अंदर अपन देते हैं एस्पिरिन। क्या देते हैं, एस्पिरिन।
ठीक है। तो ये एस्पिरिन क्या करता है, इस थ्रोम्बोएक्सिन A2 को इनहिबिट करता है और इसकी वजह से प्लेटलेट का एग्रीगेटिंग इफेक्ट नहीं होता। तो एक बार अगर मान लो किसी को हार्ट अटैक आ चुका है तो उसको आप देखना एस्पिरिन की दवाई चलती है उसके साथ, क्योंकि भाई अगली बार क्लॉट कभी ना बन जाए ब्लड के अंदर, समझे। अच्छा, बहुत सारे लोग आंसर देके आएंगे एस्पिरिन एस्पिरिन। मेरी बात याद रखना, गलती से भी एस्पिरिन मत बोलना, गलती से भी नहीं। एक अगर मुझसे पढ़ रहे हो ना तो मतलब उस स्टैंडर्ड का पढ़ा करो और टीचर को भी स्टैंडर्ड आंसर दिया करो। एस्पिरिन इन लो डोजेस, आगे मेरी बात समझ में भाई। एस्पिरिन इन लो डोजेस इज ऑफ वैल्यू इन प्रिवेंटिंग मायोकार्डियल इंफार्क्शन अगर ब्रेन में है तो स्ट्रोक। इसका ये मतलब आप लोग कुछ सोच रहे हो कि भाई हाई डोजेस में देंगे तो क्या होगा। अब देखो मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और ये फार्माकोलॉजी को टच करने वाली बात हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये बात नहीं छेड़ूंगा क्योंकि उसमें मुझे और मैकेनिज्म समझाने पड़ेंगे, भाई पूरी बायोकेमिस्ट्री घुस जाएगी, ठीक है। अभी तो आपको ये भी नहीं पता होगा, ये बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे एरिडोनिक एसिड, थ्रोम्बोएक्सिन 2, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है ना। अभी आपको आइडिया नहीं होगा बट ये सब चीज़ें हिस्से का ही है। बट हाई डोजेस में क्या होगा ये अपन फार्मा में पढ़ेंगे और शायद आपके बैच को मैं फार्मा भी पढ़ाऊँ, हो सकता है, मेरा मन है फिजियोलॉजी कंप्यूटर चाहिए तो फार्मा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लो डोजेज के अंदर अपन को एस्पिरिन देनी, याद रखना एस्पिरिन कोई भी नहीं कहेगा। अगर मुझसे पढ़ा है ना तो हैशटैग आशीष अग्रवाल लगा के कहना लो डोजेस भाई, लो डोजेस, ठीक है। तो आपको आगे मेरी बात समझ में, तो ये पूरा प्रोसेस है भाई टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग बनने का, फॉर्मेशन। वापस से रिवाइज करेंगे यार। सबसे पहले क्या होगा, प्लेटलेट एडिशन, रुको मैं बताता हूँ। प्लेटलेट एडिशन, दूसरा प्लेटलेट एक्टिवेशन, तीसरा प्लेटलेट एक्टिवेशन हो गया, ये सारे इकट्ठे हो गए, तीसरा प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है, एग्रीगेशन, और चौथा एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज C, और इसकी वजह से अपना पूरा प्रोसेस चालू होगा। सो इस तरीके से पढ़ाई की जाती है। हालांकि यार मैंने सोचा नहीं था इतना सुंदर डायग्राम बनेगा बट बन गया, ठीक है। इसको थंबनेल में लगाए क्या, अच्छा लगेगा ना। चलो देखते क्या है, थंबनेल में मेरी घटिया सी शक्ल है। हालांकि यार मैं इससे ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को बता दूँ तो, ठीक है। अभी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में डाला था तो आप लोगों ने देखा होगा, तो देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको दो चीज़ें तो समझ में आ गई कि भाई सबसे पहले तो कहाँ गया वो, हाँ ये रहा। तो सबसे पहले अपन ने देखा है वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हो रही है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, इस तरीके से अपनी एक बन गई टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग। इसके बाद हो गया फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, ठीक है। अब क्या होगा यार, जैसे ये ब्लड है इसके अंदर ब्लड प्रोटीन्स भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, प्लेटलेट्स ने अपने और सब्सटेंस रिलीज की है, तो इस वजह से यार सारे ब्लड प्रोटीन एडर होंगे, एक साथ टच होंगे। घर से फोन आया तो बहुत सारे, मतलब मेरे घर से कॉल आया है, ठीक है। मैं गाइस कंप्लीट हो ही गया टॉपिक, फिर मैं चाहता हूँ फटाफट बात करता हूँ। तो मतलब इसके बाद क्या होता है, ये जो अपना ब्लड है इसके अंदर प्रोटीन चल रहा है, अब ये लोग आपस में मिल करके ब्लड क्लॉट बनाएंगे, पूरा क्लॉटिंग प्रोसेस इनिशिएट होगा, वही अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक यार 3 से 6 मिनट में एक जो नॉर्मल क्लॉट बन जाता है, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ा वेसल टूटा है तो टाइम लगता है, 20 से 1 घंटा भी लग जाता है, ठीक है, और अच्छे से वो क्लोज हो जाती है। और उसके बाद होता है क्लॉट का रिट्रैक्शन, ब्लड क्लॉट बनेगा तो क्लॉट रिट्रैक्ट होता है। रिट्रैक्ट मतलब भाई जैसे कि जो सूडोपोड निकले हुए ना जिसकी वजह से जुड़े हुए हैं, वो सारे सूडोपोड वापस अंदर आ जाते हैं और एक छोटा क्लॉट बन जाता है, तो उसकी वजह से ये और ज्यादा टाइट होता है, ठीक है। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा पूरा अच्छे से। उसके बाद अब यार ये क्लॉट बन गया, इसके बाद होगा अपना ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ये जो क्लॉट है इसके ऊपर आ जाएंगे अपने फाइब्रस टिश्यू और इस क्लॉट को पूरा फाइब्रस टिश्यू से कवर कर लेंगे, ठीक है। ये जनरली फाइब्रोब्लास्ट आ जाते हैं और कनेक्टिव टिश्यू लगा देते हैं इस क्लॉट के ऊपर, इस तरीके से अपना पूरा पाथवे खत्म हो जाता है। ये यूजुअल बातें होता है, लेकिन यार कभी कभी क्या होता है कि मान लो ब्लड है, ब्लड अब मान लो टिश्यू में लीक हुआ होगा तो क्लॉट तो टिश्यू में भी बने होंगे, और ये क्लॉट यहाँ पे अपन कनेक्टिव टिश्यू नहीं लगा सकते क्योंकि यार अपन को यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, यहाँ पे डिसॉल्व कर देते हैं, इन क्लॉट्स को डिसॉल्व भी किया जा सकता है। तो 2 तरह के रास्ते हो गए यार, एक तो या तो फाइब्रस टिश्यू बने या डिसॉल्व हो जाए। सो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है हीमोस्टैसिस, इस तरीके से अपना पूरा हीमोस्टैसिस चलता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत करी थी यार इसको बताने के लिए, समझाने के लिए, एंड और फाइनली यार मैंने वाईफाई लगवा दिया है, ठीक है। तो अब यार ये वीडियो अब से अपन क्वालिटी बढ़ा देंगे यार, ठीक है। मैंने सोचा यार अब ठीक है अपन को और अच्छा इंप्रूव करना है तो क्वालिटी वीडियो की बढ़ानी पड़ेगी, तो मैंने वाईफाई लगा दिया तो मेरे को क्वालिटी कम नहीं करनी पड़ेगी। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग सारी वीडियोस 480 पिक्सल में देख रहे होंगे। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं हम तो नहीं देख रहे थे, तो देखना, क्योंकि अब से वीडियो मैं मतलब पूरी अल्ट्रा HD में डालूंगा, और हालांकि ये मोबाइल HD वाला नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यार आप लोगों ने यार जो नोट्स, जैसे ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, एक मेरी बात ध्यान से सुनो, या तो बुक से पढ़ना,
ठीक है, क्योंकि पढ़ना इन द सेंस आपको कुछ एग्जाम में लिख के आना होगा। ये बनाओगे टीचर को बहुत सुंदर लगेगा, पर थोड़ा लिखोगे तो सही रहेगा। या बुक से ले लो या नोट्स मेरे पढ़ लो, ठीक है। मेरे नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट नोट्स है, और आप मेरे नोट्स में हर जगह इस तरह के आपको डायग्राम्स मिलेंगे आपको चीज़ें याद रखने के लिए। सो रिमेंबर दिस थिंग, जिसके पास वीडियोज और नोट्स है ना मेरी, वो डेडली कॉम्बिनेशन पढ़ रहा है। नॉट इवन टू हैव ग्रेट कॉन्सेप्ट्स, नॉट इवन टू हैव ग्रेट मार्क्स इन फिजियोलॉजी, मतलब हाईएस्ट मार्क्स इन फिजियोलॉजी, जबकि पूरे MBBS में आपको इतने काम आएंगे ना अगर आपने मेरे चैनल से फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ी, क्योंकि फार्मा, पैथो, मेडिसिन, सब कुछ ऑफ गाइनी, बहुत चीज़ें इस पर चलने वाली है, बहुत कॉन्सेप्ट फिजियोलॉजी पे चलते हैं। तो गाइस टेक दिस पॉइंट सीरियसली। मैं ये नहीं कह रहा कि नोट्स लो, या तो बुक पढ़ो या गाइडलाइन पढ़ो या एकेजन पढ़ो, कुछ ना कुछ पढ़ो अच्छे से, अदरवाइज नोट्स ले लोगे तो जो मैं पढ़ाता हूँ वही अच्छे से नोट्स में प्रेजेंट किया होता है, तो आपको चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है याद करना, ठीक है। नोट्स कैसे लेने कुछ लोग पूछ रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे गूगल फॉर्म है, उसमें फ़ोन नंबर है, वो फ़ोन नंबर मेरा ही है, पर्सनल मेरा ही फ़ोन नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आपको कुछ भी पूछना हो तो नोट्स से रिलेटेड, ठीक है। सो गाइस यार इस वीडियो में इतना ही। हाँ, शेयर कर दिया करो वीडियो को यार, बहुत मेहनत करता है आशीष, बहुत मेहनत। और यार फटाफट सब्सक्राइब करो यार, अपने सिर्फ अब 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले, सिर्फ 24,500 सब्सक्राइबर्स बाकी है 50,000 होने में, तो फटाफट सब्सक्राइब करो यार। कुछ लोग कुछ लोग कह रहे हैं यार ये तो बहुत ज़्यादा है। देखो यार 25,000 सब्सक्राइबर हो गए, हर बंदा एक एक सब्सक्राइबर भी लाएगा ना, एक एक भाई, तुम एक जने से भी सब्सक्राइब करा दोगे तो अपने 50,000 हो जाएंगे कल के कल में, मतलब समझ लो मेरा टैलेंट देख रहे हो तुम। सो गाइस यार इस वीडियो में इतना ही, वरना कुछ लोग मुझे डांटते यार, किसी किसी वीडियो में गालियाँ लिख देते हैं कि भाई तू ऐसे कम क्या कर, ऐसे कम क्या कर, तो सॉरी यार अगली बार नहीं करूँगा यार, मैं भूल जाता हूँ, मुझे कम बोलना होता है। बट ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, कभी कभी तो इतना खुश होकर मैं बनाता हूँ ना कि चलो आज इनको ऐसे बताऊँगा, ऐसे पढ़ाऊँगा, ये बताऊँगा, वो बताऊँगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।